तो आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, मैग्नीशियम मिश्र धातु है, यानी कि मैग्नीशियम किन किन पदार्थों का मिश्र धातु है, किन किन पदार्थों का मिश्रण है। तो मैग्नीशियम में सबसे पहला एक याद रखिए कि मैग्नीशियम में आपको मैग्नीशियम तो है ही, बात समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम तो है ही, और दूसरा जो है आपको एल्यूमिनियम भी है। इसको हम संकेत के दृष्टि से यदि याद रखें तो Al होगा, और इसके बाद जो है सो तो एल्युमिनियम है, और साथ में जो है सो आपको मैग्नीशियम है। क्या सब है, जल्दी बताइए तो जरा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम मिश्र धातु जो है उसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों है। अगला प्रश्न है आपको पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। अब देखिए एक बात पहले समझिए, जिप्सम का यूज कहाँ पर किया जाता है? प्लास्टर करने में। क्या करने में? कोई चीज़ ढालने में, ठीक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। अगर जो जिप्सम मिला दिया जाता है ना, तो सीमेंट जल्दी से जमता नहीं है, थोड़ा देरी से जमता है। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए जल्दी से जम जाएगा, तो जैसे ही मान के चलिए सीमेंट का बोरा उझलेंगे, मसाला तैयार करेंगे, तब तक में वो जम जाएगा। तो जिप्सम क्या करता है? शीघ्र जमने से रोकता है। शीघ्र जमने से क्या करता है? तो रोकता है। बात समझ में आ रहा है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में आप पोर्टलैंड को हटा दीजिए, सीधे सीमेंट याद रखिए। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है? सीमेंट को शीघ्र जमने से बच जाता है ना। अगला है नोदक या रॉकेट। ध्यान दीजिए, नोदक या रॉकेट, और रॉकेट में ईंधन के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है बताइए? द्रव नाइट्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। आसानी से याद आ जाएगा। देखिए जब आप रॉकेट में जाइएगा, तो रॉकेट में जाइएगा तो कब जाइएगा? अभी इतना धूप निकलता है, दिन में जाइएगा तो कब जाइएगा? नाइट में। इसलिए याद कर लीजिए, नाइट से नाइट्रोजन यानी कि द्रव नाइट्रोजन, और दूसरा याद कर लीजिए रॉकेट में जाइएगा तो ऑक्सीजन लेके जाइएगा ना, इसलिए द्रव ऑक्सीजन। तो बताइए यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है, एक रॉकेट का है तो या नोदक का है तो बात बराबर है। रॉकेट का हिंदी होता है नोदक। तो रॉकेट या नोदक में आपको किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? और द्रव ऑक्सीजन का। अब समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार पुनः ये बताइए कि सीमेंट जो होता है उसमें जिप्सम का यूज क्यों किया जाता है? बिल्कुल सही बात है, शीघ्र जमने से रुकता है। अगला है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। मतलब कोई भी परमाणु है उसका जो रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है? तो उसके न्यूक्लियस मतलब परमाणु, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मतलब उसके साइड, चारों ओर, उसके अगल बगल में न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यानी कि किसी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है वह न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसको हटा देना है, बस इसको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो बोलिएगा आप लोग तो 4 बार जल्दी से। अगला प्रश्न है आपका कोयला की खान। ये प्रश्न पीछे भी पढ़े थे आप लोग कि कोयला के खान में प्रायः विस्फोट करने वाला गैस जो है वो कौन सा है? कोयला के गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। आपको मीथेन का सूत्र बताइए। CH4। और मीथेन को और कौन सा गैस का आता है? सही बात है, दलदली एरिया में ये मीथेन ज़्यादा मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोयला के खान में जो विस्फोट होता है वो कौन सा गैस रहता है? मीथेन गैस। चलिए वनस्पति तेल में, किस तेल में? वनस्पति तेलों में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, कहता है कि वनस्पति तेलों के संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसमें ज़्यादा बात मत समझिए। हाइड्रोजन का आपको संकेत क्या होगा ये बता दीजिए, बस बाकी इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला निकेल का Ni। निकेल का Ni। अगला है जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए सही बात है, जब जल किसी के साथ मिलेगा तो जल योजना बना के मिलेगा ना, तो इसलिए उसे हम जल योजन कहेंगे, या उसको उदकन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? उदकन, या उसको जल योजन कहेंगे। जल जब रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जल योजन या उदकन कहते हैं। अगला है परमाणु क्रमांक 20
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बताइए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 8 2 2 8 8 2। 20 परमाणु क्रमांक 20 का रहा है। परमाणु क्रमांक कितना है? 20 जिसका परमाणु क्रमांक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा? 2 8 8 2। देखिए 2 और 8 10 और 8 18 20 और 2 20। तो 2 8 8 2 ऐसे याद कर लीजिए। एक बार 2 8 लिख दीजिए, एक बार उसका उल्टा दीजिए तो 8 2 हो जाएगा। 28 समझ में आया? तो बताइए 20 जिसका परमाणु क्रमांक होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 8 2। चलिए, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन। हेलोजन की बात हो रही है। सब यहाँ 2 प्रश्न बन रहा है। हेलोजन फ्लोरीन क्या है? तो एक हेलोजन है और हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? देखिए, जो सबसे अभिक्रियाशील होगा मतलब तुरंत किसी के साथ अभिक्रिया कर लेगा। मान के चलिए कि आप अपने भाई बहन में सबसे ज़्यादा रूठने वाले आप होंगे, तो तुरंत कोई कुछ कहा नहीं कहा, तुरंत आप रूठ गए, मतलब फूल गए, तो इसीलिए फूल गए तो फ्लोरीन फ्लूओरीन यानी कि हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लूओरीन है। ठीक है, अगला है चॉकलेट जो आप खाते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बताइए हानिकारक क्यों है? किसकी मात्रा होती है? और ट्रिक भी बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे? चॉकलेट खाने में बच्चे को निक लगता है ना, इसलिए निक से निकेल। तो बताएंगे आप कि पायराइट जो है, पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में आप बताएंगे कि डाई का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब 1 और ट्राई का मतलब 3। तो देखिए पायराइट गैस को जलाने से क्या प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए पायराइट, अगर पैसा रहेगा आपके पास, राइट जगह पे यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा है। अगर राइट जगह पे यूज कीजिएगा तो चलिए इस प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं, बस ये याद रखिए कि पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। पायराइट देखिए पाई आजकल जिसको हो जाता है तो फरफराता ज़्यादा है, फरफराता कि नहीं, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड। पाई से याद आ जाएगा आपको, फरफराएगा, जिसको पाई रहेगा वो फरफराएगा, इसलिए पायराइट गैस को जलाने से क्या नहीं मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अब याद हो गया आप लोगों को। ठीक है, आपको बताए थे कि अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, और बताए थे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, तो हीलियम हो जाएगा और इसका संकेत He होता है। अगला है कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है भाई? तो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। कैथोड पर क्या मिलता है? कॉपर से कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। तो बताइए कॉपर, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके, पहले इसका ये बोलिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके। हाँ, कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? तो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। तो कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? इस प्रश्न को आप लोग रट करके याद कीजिएगा। ठीक है, तो कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। चलिए अगला है कैथोड पर माइनस होता है, ये भी याद रखिएगा, एनोड पर प्लस होता है। चलिए 2-3 बात तो याद रखिए। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, अच्छा पहले ये बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया का दर को कौन घटाता बढ़ाता है? कल पढ़े थे, देखिए तापमान जो कल पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दर निर्भर किस पर नहीं करता है भाई? तो दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब का अंग्रेजी प्रेशर क्या होता है? चलिए जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया की जाती है, देखिए ध्यान दीजिए, किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया करती है? अमोनिया यानी कि NH3। तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन। जब क्लोरीन के साथ अमोनिया का अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा गैस बनता है? नाइट्रोजन। तो बताइए कि आपके वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 18%। सही बात है। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, चलिए गहरे समुद्र में ये चर्चा अभी हम किए थे, जरा ध्यान दीजिएगा। गहरे समुद्र में गोताखोर के द्वारा जो गोता लगाता है श्वसन के लिए, मतलब सांस के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाइट्रोजन के स्थान पर कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग करता है? बताते हैं हीलियम का।
चलिए, सोना प्रकृति में कैसे पाया जाता है, किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में। सोना को अगर आप छोड़ दीजिएगा बाहर में तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, वह काला नहीं होगा। वही चांदी को आप छोड़ दीजिए तो चांदी काला हो जाता है, लेकिन सोना पे कोई अभिक्रिया नहीं चलेगा, न उसमें जंग लगेगा। इसलिए कहा था कि ये इसका दो आंसर भी हो सकता है, मुक्त अवस्था में। अब मुक्त का अंग्रेजी क्या होता है? फ्री। तो फ्री मतलब स्वतंत्र भी तो होता है। जैसे आप फ्री होकर पढ़ रहे हैं मतलब स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हैं ना। तो बताइए कि सोना प्रकृति में किस रूप में आता है? स्वतंत्र अवस्था में। तो समझ गए, स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में। चलिए, अगर आपसे पूछेगा क्या सोना किसी के साथ अभिक्रिया करेगा जब वातावरण में रख देंगे तो? नहीं करेगा। चलिए, वहीं अगर सोडियम की बात करें तो अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, अभिक्रिया ऐसा करता है कि वो जल ही उठता है। अगला है, जल अपघटन पर चावल पैदा करता है। जल अपघटन पर चावल क्या पैदा करता है? तो केवल सुक्रोज। क्या पैदा करता है? जल अपघटन पर चावल क्या पैदा करता है? जल अपघटन पर चावल क्या पैदा करता है? तो केवल सुक्रोज पैदा करता है। ठीक है, चलिए, दिया सलाई की नोक पर किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोरेट का, एंटीमनी सल्फाइड का और सल्फर का। बोलिएगा जरा। दिया सलाई के नोक पर किस रसायन से बनाई जाती है? पोटेशियम क्लोरेट का, एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर। फिर से बोलिए, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट का। चलिए, इसके बाद एंटीमनी सल्फाइड और सल्फर। फिर से बोलिए तो बिना देखे, और सल्फर। सल्फर को हम लोग गंधक भी कहते हैं और इसका सूत्र संकेत एसेट होता है। ठीक है, चलिए, अब बताएंगे आप लोग एक बार पुनः कि दिया सलाई के नोक पर जो पदार्थ रहता है वो आपको क्या क्या चीज का रहता है? पोटेशियम क्लोरेट का, एंटीमनी सल्फाइड का और सल्फर का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, कल के क्लास में हुआ है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। अब उसमें कौन कौन सा तत्व भाग लेता है बताइए? देखिए, अम्ल वर्षा में ना वायु ये जो है SO2 और NO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। बताइए कि अम्ल वर्षा में वायु किस गैस के सांद्रण के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। बस इतना ही बात याद रखिए कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो ये देखिए SO2 और NO2, बस इतना ही बात याद रखिएगा कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। चलिए बताइए, तो सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा क्या है? नाइट्रस डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड के अलावा क्या सल्फर है? डाइऑक्साइड। किसका कारण है? अम्ल वर्षा का। बहुत अच्छा। अम्ल वर्षा किस प्रदूषण के कारण होता है? वायु प्रदूषण। वेरी गुड। चलिए, जल के उपचार में फिटकरी का जो प्रयोग करते हैं आप, फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है? स्कंदन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। देखिए, स्कंदन का मतलब जमना होता है, ठीक है ना, और फटना भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। स्कंदन के लिए। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्कंदन के लिए। स्कंदन के लिए। अगला प्रश्न है, बहुलीकरण का पदार्थ जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए, पहले यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, तो यहाँ एक प्रश्न बन रहा है PVC और PVC का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा है कि बहुलीकरण का पदार्थ जिससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है वो आपको कहता है कि वो क्या है? क्लोराइड। तो क्या बनता है? विनाइल क्लोराइड। बताइए क्या बनता है? ठीक है, विनाइल क्लोराइड यानी कि बहुलीकरण का पदार्थ है जिसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? तो विनाइल क्लोराइड। चलिए, मोनाजाइट किसका अयस्क है? वही प्रश्न आ गया कि मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक, याद आ गया। छोड़ दिया। कांच मिश्रित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच की जरूरत होती है? फाइबर कांच। सही बात है। बहुत सारा ऐसा पदार्थ जो बनता है वो फाइबर का बनता है, जो लगेगा आपको कि वो शीशा है, लेकिन वो शीशा नहीं रहता है। ठीक है, फाइबर रहता है। फाइबर बहुत एक एलिवेस्टर आता होगा, देखते होइएगा कि रोशनी उसमें आता है। एक एलिवेस्टर आता है जिसमें रोशनी आता है, तो वो फाइबर का बना होता है। फाइबर मतलब रेशा होता है। चलिए, कांच मिश्रित प्लास्टिक बनाने के लिए, इसको हटा दीजिए, प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच की जरूरत होती है? फाइबर का हिंदी रेशा। तो बताइए रेशा क्या है?
प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। चलिए, किस धातु के कारण से इटाई रोग होता है? बताइए। कैडमियम। इटाई रोग जो होता है वो आपको कैडमियम धातु के कारण से। किसके कारण से? कैडमियम धातु के कारण से। किसके कारण से? कैडमियम धातु के कारण से। इटाई कौन सा रोग है? रोग का नाम बताइए। इटाई रोग किसके कारण से? कैडमियम धातु के कारण से। हाँ बिल्कुल, कैडमियम के कारण से आपको इटाई रोग होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है आपको, वाहनों की ईंधन में, किसमें? वाहनों के ईंधन में ग्लाइकोल का यूज क्यों किया आता है, या ग्लाइकोल का उपयोग क्यों किया आता है? तो यह पेट्रोल को जमने से रोकता है। यानी कि वाहनों की ईंधन है, वाहन का ईंधन क्या हुआ? डीजल भी पेट्रोल भी है। पेट्रोल। वाहन मतलब गाड़ी, और गाड़ी को चलने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसे ही तो ईंधन कहते हैं। तो क्या गाड़ी में क्या पेट्रोल ही लगता है? सब गाड़ी में डीजल भी तो लगता है, मिट्टी तेल भी तो लगता है। तो वही बात है कि वाहनों के ईंधन में ग्लाइकोल जो मिलाए जाते हैं वो क्यों मिलाए जाते हैं? पेट्रोल को जमने से रोकता है। बिल्कुल, अगर ग्लाइकोल नहीं मिलाया जाएगा तो पेट्रोल जम जाएगा। पेट्रोल आपको तुरंत जम जाएगा, और जिसके कारण से जो है सो आपको, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका जो वाहन है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो 2-4 प्रश्न बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्या क्या चीज का मिश्र धातु है? बताइए। एक तो मैग्नीशियम का आता है। चलिए, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिला आता है आप बताएंगे। सीमेंट को तेजी से जमे नहीं इसलिए उसका यूज किया आता है। तो बताइए कि रॉकेट का हिंदी क्या होता है? रॉकेट का निरोधक। नोदक होता है। तो बताइए कि नोदक के ईंधन में किस चीज का यूज किया जाता है? निरोधक के ईंधन में। बताए थे रॉकेट से कब जाएंगे? रात में। रॉकेट में जाएंगे ऑक्सीजन लेकर। द्रव ऑक्सीजन। चलिए, अब बताइए कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ना। दोनों की संख्या पर। फिर से बताइए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? चलिए, कोयले के खानों में जो विस्फोट होती है गैस कौन सा मीथेन गैस? गैस। चलिए, अब बताइए हाइड्रोजन का संकेत H। निकील का संकेत Ni। अच्छा बताइए, एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 8। बहुत अच्छा। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हीलियम। फ्लोरीन क्या होगा? फ्लोरीन। बताइए, चॉकलेट में ऐसा क्या पदार्थ पाया जाता है जो फड़कता? पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलता है? पायराइट फड़फड़ाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पायराइट गैस को जलाने से क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो अक्रिय गैस जो यौगिक बना सकती है वो हीलियम नहीं। कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से क्या मिलता है? तो कैथोड पर बिल्कुल, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर। दाब का अंग्रेजी प्रेशर होता है। चलिए बताइए कि जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अमोनिया को, तो क्या कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन का संकेत वातावरण में कितना % है? बहुत अच्छा। चलिए बताएंगे कि गहरे समुद्र में गोताखोर शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के जगह पर, किसके जगह पर? अगर आपसे पूछ दे